हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीत मंत्रा क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो सेशन चला हुआ है वो सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस का जो पोर्शन है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं मेरे दोस्तों। तो जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहता है भाई कि ट्रेड मील टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है भाई। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर पैर? तो बच्चा ध्यान रखना, ट्रेडमिल पर जब टेस्ट किया जाता है तो हृदय संबंधी कोई भी विकार, कोई भी बीमारी है उसके लिए किया जाता है भाई। उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, इस बारे में टेस्ट होता है भाई साहब, ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है जी, हार्ट बीट को चेक करने के लिए या फिर हृदय में कोई समस्या तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, कहता है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, कैरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या फिर फाइलोजिनी? तो बच्चा ध्यान रखना, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहता है भाई पैथोलॉजी। आपने सुना भी होगा, आपने ये सुना होगा पैथ लैब। पैथ लैब सुना है ना? ये पैथ लैब जो होती है भाई, ब्लड टेस्ट के जो पैथ लैब होती है वहां पर रोगों का टेस्ट किया जाता है, रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई दोस्तों पैथोलॉजी, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था भाई? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार UN ब्रह्मचारी, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड रॉस ने या फिर आपका जॉनी सॉल्क ने? जॉन ई सॉल्क। तो बताइए मेरे बच्चों क्या राइट आंसर बनेगा भाई। किसने इसकी खोज करी थी? पोलियो वैक्सीन, पोलियो टीका की खोज करता है जॉनी सॉल्क है भाई। रोनाल्ड रॉस किसके? मलेरिया के हैं। और जो आपके क्या हैं, एडवर्ड जेनर, ये हैं आपके चेचक के टीके के। किसके हैं? चेचक का टीका। चेचक के टीके के कहे जाते हैं भाई साहब कौन? एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। यदि किसी मेरे भाई को सीटेट 2024 में जो पेपर होगा लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के पेडागोजी या साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो बच्चा आप इस नंबर पर व्हाट्सअप बाय व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है भाई, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, चैडविक ने, ऑटो हॉर्न ने, फिर रदरफोर्ड ने? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है बच्चा, ईंट पर नाच, नैसे न्यूट्रॉन, जैसे चैडविक। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा चैडविक। ठीक है जी। और जो आपके ऑटो हॉर्न, रदरफोर्ड हैं, ये हैं आपके प्रोटॉन के खोजकर्ता। किसके हैं? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? वो आपके कहे जाते हैं कौन? रदरफोर्ड कहे जाते हैं। जे थॉमसन जो हैं ये कहे जाते हैं भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। किसके? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने करी थी? तो बच्चा वाल्ट लेली हल द्वारा, पिनकस द्वारा, पॉल मूलन द्वारा या फिर यूगॉन टेनोच द्वारा? तो गर्भ निरोधक गोलियों के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं वो पिनकस द्वारा की गई थी भाई, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो बनेगा फिफ्थ का, वो बी राइट आंसर बनेगा। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से किनका भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का, फोर्स और प्रेशर का, वर्क और एनर्जी का, इम्पल्स मोमेंटम का, भार एवं बल मतलब कि वेट और फोर्स का? तो भैया जो आपका विमय सूत्र जो मेल नहीं खाता, मैच नहीं खाता है, बल का और दाब का दोनों का डिफरेंट विमय सूत्र होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा मेरे बच्चों, ए राइट आंसर बनेगा। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, कहता है गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है भाई? क्या रीजन होता है? एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, यात्री अपनी असावधानी से धक्के खाता है, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर बनेगा बच्चा कौन सा आपका? थर्ड बनेगा। आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम,
न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो कौन सा था भाई? जड़त्व का नियम। कौन सा था? जड़त्व का नियम है भाई, प्रथम नियम। तो ध्यान रखना है मेरे मित्रों, इसका राइट आंसर जो बनेगा, न्यूटन का प्रथम नियम है। तो उसमें क्या होता है, जो निचला हिस्सा होता है वो तो रुक जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो मोशन में होता है। तो न्यूटन का पहला नियम है, जब तक कोई भी बाहरी वस्तु, मतलब कोई बाहरी फोर्स लगाकर किसी वस्तु को रोका ना जाए या फिर चलाया ना जाए, तो उसको क्या होता है बेटा? न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का मोमेंटम की बात कर रहा है, किसी वस्तु का मोमेंटम। और मोमेंटम जो होता है बेटा वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान गुना वेग। तो देख लो भाई साहब, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, या फिर केवल वेग पर निर्भर करता है? राइट आंसर बनेगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या बनेगा भैया? सी राइट आंसर बनेगा। मोमेंटम द्रव्यमान गुना वेग होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=mv। बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, कहता है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, यूरेनियम, रेडियम, या फिर मैग्नीज। तो बच्चा ध्यान रखना, यूरेनियम पाया जाता है केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में। क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। जवाब नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, यदि किसी बच्चे को सीटेट 2024 लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बेटा पेडागोजी या साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, तो बच्चा आप इस नंबर पर बाय व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं, अपना कोर्स का नाम लिख सकते हैं, या फिर ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या है, ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें मेरे दोस्त। तो बच्चों क्या होगा? पदार्थ की चौथी अवस्था ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर गैस होता है। तीन अवस्थाएं तो होती है, भौतिक अवस्था तीन होती है मुख्यतः। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथी प्लाज्मा, पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जवाब होगा मेरे बच्चों, चौथी अवस्था जो होती है, फोर्थ स्टेट जो होती है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 10वें क्वेश्चन का जवाब जो होता है मेरे बच्चों, सी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है भाई। मौजूद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बतानी तो कैसे बताएंगे भाई? परमाणु के द्वारा, अणु के द्वारा, भार द्वारा, द्रव्यमान मास के द्वारा। तो बच्चा आपको पता है मास किलोग्राम यूनिट होती है इसकी, तो आपको पता है भैया द्रव्यमान के द्वारा बताया जाता है भाई कितनी मात्रा है उस पदार्थ की। 2 किलो है, 10 किलो है, 50 किलो, 20 किलो है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। राइट आंसर जो होगा 11 का, वो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, न्यूक्लियन में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, प्रोटॉन प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों, बी राइट आंसर बनेगा। इस परमाणु के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं परमाणु के, वो हैं भाई आपके जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन इसके खोजकर्ता कहे जाते हैं परमाणु के। और केंद्रक के खोजकर्ता की मैं बात करूं, तो केंद्रक के खोजकर्ता कहे जाते हैं भाई साहब आपका रदरफोर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, डंबल आकार कक्षक कौन सा है भाई? ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन सा कक्षक होता है? S P D F। तो बच्चा ध्यान रखना, जो पी ऑर्बिटल्स होता है डंबल आकार का होता है। किस आकार का होता है? डंबल आकार का होता है भाई, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है? किंग ऑफ एसिड। किंग एसिड किसे कहा जाता है? H2SO4, HNO3, HCl या फिर CO2। तो किंग ऑफ एसिड कहा जाता है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ये होता है मेरे दोस्तों नाइट्रिक एसिड होता है। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके साथ ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15। जिस विलियन में बफर विलियन अंतर्विष्ट होता है तो वह विलियन कार्य करेगा मंदक क्षार के रूप में, प्रबल क्षार के रूप में, अत्यधिक मंद अम्ल के रूप में, या फिर प्रबल अम्ल के रूप में। तो राइट आंसर बनेगा भाई साहब अधिक मंद अम्ल के रूप में काम करेगा। इनका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों सी बनेगा। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडलीफ ने, डार्विन ने, या फिर डाल्टन ने? इनमें से कोई नहीं। ये परमाणु के बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने, तो इन्होंने विकासवाद के बारे में बताया था, विकासवाद के बारे में बताया था। या मेंडलीफ जो है बेटा, इसका राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर होने वाला है। जो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं ये बात किसने बताई थी भाई साहब? मेंडलीफ ने बताई थी। चलिए मेरे बच्चों चलते रहे इसी प्रकार। गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से किस गैस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 होती है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो 36 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होगी भैया? वो भी 36 होगी। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 36 है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो है भाई वो भी कितना होगा आपका? 36 ही होगा। और 36 में परमाणु क्रमांक जो होता है एटॉमिक नंबर, वो नियॉन, क्रिप्टॉन या फिर आर्गन, वो होता है मेरे दोस्तों क्रिप्टॉन गैस का होता है। बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा बी, राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। घाव या वुंड का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी, कोलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, या फिर डर्मेटोलॉजी? जवाब होगा मेरे दोस्तों ट्रोमेटोलॉजी होता है। ये होता है आपका वुंड घाव का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी होता है मेरे बच्चों कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन होता है। और बात करें यदि किसके बारे में, डर्मेटोलॉजी के बारे में, ये होता है मेरे दोस्तों त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन होता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई ए, राइट आंसर बनेगा। ट्रोमेटोलॉजी जो होता है वुंड या घाव जो चोट लगी है उसका अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई नवजात शिशु पैदा हुआ है 3 महीने का है तो उसका अध्ययन को क्या कहेंगे? कोरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, या फिर नियोनेटोलॉजी? तो बेटा नियोनेटोलॉजी जो होता है, ध्यान रखना न्यू पैदा हुआ है बच्चा, नवजात शिशु, तो नियोनेटोलॉजी होता है भाई साहब नवजात शिशु, या फिर हम कह सकते हैं 3 माह के बच्चे का अध्ययन जो होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है भाई? तो भैया ये होता है क्रोमोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, या फिर क्लोरोप्लास्ट, या फिर ल्यूकोप्लास्ट। तो पत्तियों का हरा रंग पूछ रहा है तो बच्चा ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। इसके कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। और कहने लगे कि फूलों या पुष्पों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करेगा? तो क्रोमोप्लास्ट पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन या प्रचुर स्रोत? ये विटामिन है ये सारे, और ये प्रचुर स्रोत है जिससे विटामिन मिल रहे हैं। विटामिन ए मछली के यकृत तेल से मिलेगा बिल्कुल। विटामिन बी चोकर या अन्न से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विटामिन सी दूध से मिलेगा, बिल्कुल सही बात, गलत है ये बात भाई। और विटामिन डी जो होता है मक्खन से मिलेगा, मिल जाएगा, दूध से मिलेगा, दूध से मिल जाता है, और सूर्य का प्रकाश से भी, सूर्य का प्रकाश, इसके सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ध्यान रखना है। परंतु अरे मेरे बच्चों जो विटामिन सी होता है वो दूध से नहीं मिलता, वो मिलता है खट्टे फलों से। खट्टे फल जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है आपका कौन सा? आपका विटामिन सी मिलता है। राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों सी, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? तो बताइए मेरे बच्चों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यह है कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, या फिर टोकोफेरॉल? विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है तो भैया ये होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है भाई। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नाम होता है, और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल रासायनिक या केमिकल नाम होता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों डी। चलिए नपुंसकता है बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? इथोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, ट्रेनोलॉजी, या फिर क्रोमेटोलॉजी? तो सपनों का अध्ययन जो कहलाता है मेरे बच्चों वो कहलाता है ऑनिरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑनिरोलॉजी जो कहलाता है वो सपनों का अध्ययन कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों बी। यदि किसी बच्चे को सीटेट लेवल फर्स्ट या सेकंड के पेडागोजी या साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो बच्चा वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है बाई व्हाट्सएप। इसके साथ साथ ग्रुप में जुड़ना है भाई, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी, हेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। तो कीटों का संबंध है तो बेटा ये कहलाता है आपका एंटोमोलॉजी। अंट माने चींटी, चींटी क्या होती है? कीट होता है, ध्यान रखना। ऑर्निथोलॉजी जो होता है बेटा पक्षियों का होता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का होता है, और इक्थियोलॉजी जो होता है बेटा मछलियों का होता है, ध्यान रखना है भाई। चलिए ये बात समझ में आई होगी बिल्कुल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? जल्दी से बताइए, हाइग्रोमीटर क्या मापने का काम करेगा? ये तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को जो मापता है वो मापता है बैरोमीटर। कौन मापता है? बैरोमीटर मापता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर मापता है, ठीक है। और अपेक्षित घनत्व की मैं बात करूं तो वो होता है भाई आपका हाइड्रोमीटर, ठीक है, वो हाइड्रोमीटर होता है। और हाइग्रो की मैं बात करूं तो वायुमंडल की आपेक्ष आर्द्रता को जो मापेगा वो क्या होता है आपका? हाइग्रोमीटर होता है। ध्यान रखना, हाइड्रो और हाइग्रो में थोड़ा थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा, इस अंतर को आप ध्यान रखें भाई, हाइग्रो और हाइड्रो। चलिए अगला क्वेश्चन आया भाई, क्वेश्चन नंबर 26, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 26 है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने करी? N2O के खोजकर्ता कौन है? टीले, प्रिस्टलेस, चार्ल्स या फिर हेनरी? तो अच्छा ध्यान रखना है, जो आपके हंसाने वाली गैस के खोज करता है वो प्रिस्टले कहे जाते हैं भाई साहब। बी इसका राइट आंसर होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है। जो भौतिक राशि होती हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, वे जिसम में भार होता है, वे जिसमें द्रव्यमान होता है, वे जो मापी नहीं जा सकती, वे जिसमें विमा हो। विमा का मतलब होता है विमा सूत्र। ये मत दोस्तों, विमा सूत्र होता है जिसको हम डायमेंशन फार्मूला बनता है, और डायमेंशन फार्मूला होता है MLT से बनता है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें उसके अंदर पा रही है, एक भी इनके अंदर है वो क्या होती है? आपकी भौतिक राशि कहलाएगी। जिसका डायमेंशन फार्मूला बन जाता है वो आपकी कहलाती है भौतिक राशि। जिसका विमा सूत्र नहीं बनता है वो राशि नहीं कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, 28 है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर तो होती है। तो बच्चा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, या फिर बृहस्पति और सूर्य की दूरी, या फिर प्लूटो और सूर्य की दूरी। तो बच्चा राइट आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो होती है खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस होता है यही बराबर होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक ने जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार पथ लेता हुआ दिखाई देता है? वो पत्थर उसने फेंका गाड़ी से, तो उस पे स्टेशन पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति है, वहां पर खड़ा हुआ, तो उसको कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ है, फुटपाथ पर खड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर ऋजु रेखा पथ में दिखेगा, वर्तुल पथ में दिखेगा, परवलयिक या पैराबोलिक पथ में दिखेगा, या फिर अति परिवलयिक पथ में दिखेगा? तो बच्चा ध्यान रखना, पैराबोलिक शेप में दिखेगा, इस टाइप से शेप में दिखेगा, वो ध्यान रखना है। तो हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ में दिखेगा, जो पत्थर की जो शेप होगी, जब गाड़ी से फेंका जाएगा जो नीचे वो खड़ा हुआ व्यक्ति उसको दिखेगा ये। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, किसी द्रव्य में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। कि द्रव्य में कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट का डूबना भी और तैरना किस पर निर्भर करेगा? केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव्यमान के घनत्व पर, या फिर पिंड और द्रव्य के घनत्व के अंतर पर, या फिर केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। राइट आंसर बनेगा बेटा जब पिंड के अंदर कोई ना कोई मास रहा होगा और द्रव्य का कोई घनत्व रहा होगा, उस पर निर्भर करता है डूबना और तैरना। यदि डेंसिटी कम हो जाती है तो बच्चा वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस पर तैरने लगता है। डेंसिटी ज्यादा होगी तो बच्चा उसके अंदर डूब जाएगा। जैसे बर्फ होती है, बर्फ की डेंसिटी कम होती है पानी के मुताबिक, तो बर्फ होती है पानी के अंदर तैरने लगती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23 हो तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ये इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सीरीज में। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा भाई? ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। दूसरे नंबर पर न्यूट्रॉन के बारे में कह रहा है, तीसरे नंबर पर कह रहा है प्रोटॉन। ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उतने प्रोटॉन का नंबर होगा। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 कह रहा है और द्रव्यमान संख्या कितना कह रहा है? 23 कह रहा है। तो आपको पता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन का नंबर। तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ लिख लिया 11 है, और जब परमाणु प्रोटॉन का नंबर लिख गया तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। बस क्या गया बेटा लास्ट में, आगे पीछे देख लो, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है,
तो लास्ट में पहले 11, लास्ट में 11, पहले 11, लास्ट में 11, पहले 11, यहाँ हो गया बेटा। तो राइट आंसर ये होगा। और बेटा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो 12 और 11 कितना हो जाता है भैया? आपको पता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है भैया मास। कितना होता है ये बेटा? आपका प्रोटॉन कितना है? 11 है, और न्यूट्रॉन कितना है? 12 है। तो 12 और 11 कितना हो गया बेटा? 23 आपका क्या होता है? परमाणु भार। परमाणु भार ये आ गया भाई लिखा हुआ, परमाणु भार ये लिख रहा है ना, द्रव्यमान संख्या 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक दीर्घ आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 2, 8, 18, 8 या 32। एक आवर्त है, उस आवर्त में सबसे अधिक कितने तत्व होते हैं? सबसे बड़ा तत्व जो है, सबसे अधिक जो तत्व होते हैं एक आवर्त होता है जिसमें होते हैं 18 तत्व भाई। सबसे बड़ा आवर्त है वो, इससे बड़े कोई आवर्त नहीं है जिसमें आपके 18 तत्व से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हार को मैथिल ऑरेंज में डालने पर मैथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है? लाल, बैंगनी, पीला या फिर भूरा? बच्चा सीटेट के किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के पेडागोजी साइकोलॉजी के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं भाई व्हाट्सएप के माध्यम से। और यदि ग्रुप में जुड़ना है तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें सीटेट के ग्रुप में। तो बच्चा रंग हो जाता है पीला। हार को मैथिल ऑरेंज में डालने पर मैथिल ऑरेंज का रंग कैसे हो जाता है? पीला हो जाता है। राइट आंसर बनेगा मेरा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? अर्धचालक जो होता है मेरे बच्चों वो होता है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जिसमें आधी परती बिजली गुजर जाती है। तो कार्बन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो बच्चा ध्यान रखना सिलिकॉन सबसे अच्छा क्या होता है? अर्धचालक होता है। सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है, ध्यान रखना जर्मेनियम होता है एक तो, ठीक है, एक जर्मेनियम होता है और एक क्या होता है मेरे बच्चों? आपका सिलिकॉन होता है। अच्छे अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अर्धचालक होता है। और सिलिकॉन की ट्रांजिस्टर चिप और मेमोरी कार्ड चिप बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तत्व वे पदार्थ हैं जो, तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। दो परमाणु से बने होते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये है एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं या किसी प्रकार के परमाणु से नहीं बने होते, ये बात गलत है। परमाणुओं से बने होते हैं परंतु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। जैसे आपके सामने मैंने ले लिया बेटा कौन सा? कार्बन ले लिया। तो कार्बन में जितने भी आपके अणु हैं, इसका मतलब सॉरी जितने भी परमाणु हैं, एटम है, वो सभी की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा जो आपका कार्बन होगा। तो कार्बन क्या है? तत्व है। जितने भी आपके तत्व हैं 118 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक, जीवित जीव है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो बनेगा ही नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विटामिन जो होते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ध्यान रखना ऑर्गेनिक होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है उसको अकार्बनिक बोलते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 37 देखिए, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी स्नायु तंत्र होता है, आंखों का या सीना या फिर निपुल्स? बच्चा तंत्रिका तंत्र हम कह सकते हैं न्यूरोलॉजी को। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। राइट आंसर जिसको बनेगा ए राइट आंसर बनेगा। बट स्नायु तंत्र जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पुष्प की पंखड़ियों का रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। पुष्प की पंखड़ियों का रंग जो कैसा कलर होता है? लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी। तो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर इलायोप्लास्ट होता है। बेटा ध्यान रखना क्रोमोप्लास्ट के कारण पुष्पों या फूलों का जो रंग होता है लाल, नीला, हरा, गुलाबी जो होता है इसी कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है भाई, कोशिकाएं जो कि रोग प्रतिकारकों का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं। लाल रक्त कोशिकाएं होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, लसिका कोशिकाएं होती है, फिर बिंबाणु। बच्चा जो आपके WBC का निर्माण करने का काम करेंगे वो लसिका कोशिका होती है। राइट आंसर जो बनेगा क्या होगा मेरे बच्चों? आपका सी राइट आंसर होने वाला है। चलिए मेरे बच्चों, तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, लगभग मैंने 40 क्वेश्चंस किए, बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।